नमस्कार दोस्तों, लकी नर्सिंग एकेडमी में आपका फिर से दिल खोल कर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 12 लेकर आए हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी, ईएसआईसी, एम्स, पीजीआई, सीआरई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट टू यूज फॉर ए पेशेंट विद रियोमेटिक हार्ट डिजीज। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि रियोमेटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रहेगा। यानी जो रियोमेटिक हार्ट डिजीज का जो पेशेंट है दोस्तों, उसमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट रहेगा। रियोमेटिक हार्ट डिजीज का मतलब होता है दोस्तों ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं हम इसे। और दोस्तों ये डिजीज जो होती है दोस्तों, ये हार्ट से रिलेटेड होती है और इसमें एस्ट्रोजन कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है दोस्तों। इसमें एस्ट्रोजन कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है दोस्तों। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट में एस्ट्रोजन का होगा दोस्तों, वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होगा दोस्तों। और इसमें दोस्तों बात की जाए, अगर हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, बैरियर मेथड। लेकिन बैरियर मेथड भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों फिजिकल, एक होता है केमिकल, एक होता है कंबाइंड। अगर फिजिकल की बात की जाए तो फिजिकल में आता है दोस्तों मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम। और अगर केमिकल की बात की जाए दोस्तों, तो उसमें जेली, स्पोस्ट्री, क्राइम, पेस्ट, पिल्स, ये दोस्तों आते हैं केमिकल में। और कंबाइंड की बात की जाए तो इसमें आते हैं दोस्तों वेजाइनल स्पंज या डायफ्राम, ये आते हैं दोस्तों कंबाइंड में। और यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, बैरियर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए क्लाइंट विद इसोफेगियल वेरिकेज हु हैज़ ए सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मस्ट बी कीप्ड एट द बेड साइड विद पेशेंट। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है? एग्जामिनर ने पूछा है कि कोई भी पेशेंट है दोस्तों, उसको इसोफेजियल वेरिकेज हो गया है दोस्तों। यानी कि इसोफेजियल वेरिकेज का मतलब होता है दोस्तों, इसोफेगस होता है दोस्तों हमारा, उसमें हल्की हल्की ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है, हल्की हल्की ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, उसे हम वेरिकेज बोलते हैं दोस्तों। हु है सेंगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब, और उस पेशेंट के अंदर दोस्तों एक ट्यूब आती है जो इसोफेगियल में हम यूज़ करते हैं। उस ट्यूब का नाम है सेंगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब, वो डाल दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मस्ट बी कीप्ड एट द बेड साइड विद द पेशेंट। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि जो सेंगस्टन ट्यूब अगर किसी पेशेंट को इसोफेगस में डली हुई है, उसके बाद आप पेशेंट के बेड साइड पर कौन सा आर्टिकल रखोगे जिससे जो सेफ रहेगा दोस्तों। अगर मान के चलो पेशेंट को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके बेड साइड पर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा दोस्तों ए पेयर ऑफ सीजर्स। यानी सीजर्स को हमें बेड साइड रखना होता है दोस्तों। कई बार क्या होता है, जैसे हमें सेंगस्टन ट्यूब डाल रखी है पेशेंट को दोस्तों इसोफेगिस के अंदर, और उसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी वो ट्यूब डलती है तो उसमें 2 वायरें डलती हैं, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा जो मुंह होता है, जो माउथ होता है, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर वो बंद होगा तो पेशेंट को, मान के चलो अगर वोमिटिंग आ रही है तो वोमिटिंग बाहर की तरफ नहीं आएगी, वो अंदर की तरफ जाएगी, फिर पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है। और अगर पेशेंट एस्पिरेट करेगा तो पेशेंट की मौत होने के चांस पूरे के पूरे रहते हैं दोस्तों। इस चीज़ का आपको भी पता है, क्योंकि जब पेशेंट है, कोई भी पेशेंट, जब बच्चा हो या बड़ा हो, जब एस्पिरेट करता है तो एस्पिरेट करने के बाद डेथ के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसलिए अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिले, उसी टाइम पर उस वायर को, उस ट्यूब को कट करके ट्यूब को बाहर निकालो, ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ए पेयर ऑफ सीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द ड्रग विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट एवर्जन इन एल्कोहल डिपेंडेंस। दोस्तों एग्जामिनर ने क्या पूछा है? एग्जामिनर ने पूछा है कि कौन सी ड्रग काम में ले रहे हो जो एवर्जन अल्कोहल के लिए, मतलब बिना बताए शराब छुड़ाए। अल्कोहल एवर्जन का जो मतलब होता है दोस्तों, वो ये होता है कि कई बार हम बोलते हैं ना कि बिना बताए शराब छुड़ाएं, तो उसमें कौन सी मेडिसिन सबसे बेस्ट रहेगी दोस्तों।
जैसे कि इस क्वेश्चन का तो शायद मेरे हिसाब में सभी हमारे नर्सिंग ऑफिसर को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी, डिसुल्फिरम। ये टैबलेट मार्केट में अच्छी तरह से अवेलेबल है दोस्तों, और ये पेशेंट को हम देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस इज। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है एग्जाम ने, यहाँ पर पूछा है कि हेल्थ इंडिकेटर दुनिया में बढ़िया तरीके से देखा जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं। हेल्थ केयर दुनिया में सबसे बढ़िया तरीके से देखा जाता है, उसे हम कौन सा नाम देते हैं दोस्तों। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो उसे हम नाम देते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका अगर मोस्ट कॉमन रीजन पूछ लेता है दोस्तों इन्फेंट मोर्टेलिटी का, तो उसे बोलते हैं हम प्रीमैच्योर। अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का रीजन क्या है, तो वो रीजन है दोस्तों प्रीमैच्योर। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, तो राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टू ए 10 ईयर बॉय अटेंडिंग ए स्कूल। एग्जामिनर पूछ रहा है दोस्तों कि एक 10 साल का बच्चा है जो स्कूल में जाता है, और स्कूल में अगर उसको कोई वैक्सीन लगती है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेट वैक्सीन यानी कोई भी वैक्सीन उसको लगती है, तो उस वैक्सीन का क्या नाम होगा। 10 साल के बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगेगी। बीसीजी का आपको बताइए दोस्तों, बीसीजी एट बर्थ पर लगती है। आईपीवी दोस्तों 14 वीक्स पर लगती है। और अगर टाइफाइड की बात की जाए तो टाइफाइड दोस्तों काफ़ी टाइम से WHO ने इसको बंद कर दिया है, तो टाइफाइड भी एक वैक्सीन होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा दोस्तों TT या TD। ये होगा राइट आंसर होगा 10 साल के बच्चे को जो स्कूल में जो लगते हैं, यानी आपको भी लगे होंगे दोस्तों, मुझे भी लगे हैं, सबको लगे हैं। स्कूल में जब भी हम जाते थे तो लगते थे, तो उसको हम TT बोलते थे। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए बेबी वाज सॉरी दोस्तों, ए बेबी वाज vigorously shaken by parents, what do you expect in the baby। दोस्तों एग्जामिनर पूछ रहा है कि अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, बेबी को हम जोर जोर से पकड़ के हिलाते हैं दोस्तों, उसे विगोरसुली शेकन बोलते हैं दोस्तों, यानी गर्दन आगे पीछे होना। हम अपने छोटे बच्चे को जैसे कोई भी हिलाता है दोस्तों, जैसे हम उसके प्यार प्रेम में उसको ऊपर से उछालते हैं, फिर वापस हाथ में लेते हैं, और फिर उसको ऐसे ऐसे पकड़ के हिलाते हैं दोस्तों, ताकि वो गर्दन आगे पीछे घूमती है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, बेबी के ब्रेन के न्यूरॉन दोस्तों, बेबी के जो ब्रेन होता है उसके अंदर एक न्यूरॉन पाए जाते हैं। अगर हम बच्चे के ऊपर नीचे आगे पीछे जोर जोर से हिलाने से अगर हिलाते हैं हम दोस्तों, तो वो न्यूरॉन डैमेज होने के ज़्यादा चांस रहते हैं दोस्तों। और अगर एग्जामिनर पूछ ले कि जो न्यूरॉन डैमेज हो गए वो दोबारा आ सकते हैं, तो लाइफ में कभी भी एक बार जो न्यूरॉन डैमेज हो गया दोस्तों, वो कभी भी दोबारा रिकवर नहीं होता है दोस्तों। अगर ये चीज़ आपको कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ कि अगर छोटा बच्चा है, अगर उसे हम आगे पीछे ऊपर नीचे जोर जोर से हिला रहे हैं दोस्तों, और अगर मान के चलो उसका कोई न्यूरॉन डैमेज हो गया, एक बार जो न्यूरॉन डैमेज हो गया दोस्तों, वो पूरी लाइफ में कभी भी रिकवर नहीं होगा। जो डैमेज हो चुका है वो हो चुका है दोस्तों। और एक्सपेक्ट द बेबी, उसमें क्या चांस रहते हैं दोस्तों, उसमें चांस रहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सब ड्यूरल हेमाटोमा होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द नर्स सस्पेक्ट्स दैट एन एयर एम्बोलिज्म हैज अकर्ड व्हेन द क्लाइंट central venous catheter disconnect from the intravenous tubing. The nurse immediately placed the client on these or his left side in which position। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि एक पेशेंट है जिसको एयर एम्बोलिज्म हो गया है, किस दौरान सेंट्रल वेनस कैथेटर को डिस्कनेक्ट करने के दौरान उसको एयर एम्बोलिज्म हो गया है, तो उसे इमीडिएटली लेफ्ट साइड लेटा दिया गया है दोस्तों। इमीडिएटली उस पेशेंट को लेफ्ट साइड लेटा दिया गया है। कौन सी पोजीशन में लेटाना है दोस्तों हमें, यानी कि हमें लेफ्ट साइड की जो पोजीशन दी है दोस्तों, वो पोजीशन हमने क्यों दी है, लेफ्ट साइड में क्यों लेटाया है, कौन सी पोजीशन देनी है हमें पेशेंट को दोस्तों। यानी कि अगर उस पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हुआ है दोस्तों,
ठीक है, तो उसी टाइम पर इमीडिएटली हमने उस पेशेंट को लेफ़्ट साइड उसको हमें टर्न कर दिया, और पेशेंट को हमें लेफ़्ट साइड टर्न करने के बाद हमें पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है ये पूछा एग्जामिनर ने दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन हम उस पेशेंट को देंगे। एयर एम्बोलिज्म का जो पेशेंट होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है दोस्तों, जब वो हम देखते हैं तो उसमें बबल होते हैं दोस्तों, ऊपर बबल आते हैं। जैसे हमने उसको सेंट्रल वेनस कैथेटर को रिमूव किया, रिमूव करते हमें ऊपर बबल दिखाई दिए, उनको हमें अचानक से दबा के लेफ्ट साइड करवट देने का मतलब ये होता है दोस्तों कि हार्ट की तरफ दबाव रहे, ताकि हमारे जो हार्ट होता है उसमें एयर ना पहुंच पाए, और फिर उस पेशेंट को ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं। इसी को हम दोस्तों ड्यूरेंट पोजीशन भी बोलते हैं, और इसी को दोस्तों हम फर्स्ट वैरायटी भी बोलते हैं एयर एम्बोलिज्म की दोस्तों। और एयर एम्बोलिज्म के अगर एग्जामिनर साइन पूछ लेता है तो साइन होंगे दोस्तों, सबसे पहला साइन आपको देखने को मिलेगा डिस्निया, दूसरा आपको मिलेगा चेस्ट पेन, और तीसरा देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय विच विटामिन डेफिशिएंसी। दोस्तों जो रिकेट्स नाम की जो बीमारी है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगर निकोटीन एसिड की बात की जाए तो निकोटीन एसिड का मतलब आपको सबको बताइए दोस्तों, ये स्मोकिंग में देखा जाता है, धुएं के अंदर देखा जाता है, बीड़ी सिगरेट में देखा जाता है दोस्तों। और अगर फोलिक एसिड की बात करेंगे तो फोलिक एसिड की कमी से दोस्तों मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है दोस्तों, रिकेट्स नहीं होता है। और एस्कॉरिक एसिड की बात करेंगे दोस्तों, तो एस्कॉरिक एसिड को ही हम दोस्तों विटामिन सी बोलते हैं, और इसकी कमी से दोस्तों स्कर्वी नाम की बीमारी होती है दोस्तों। और रिकेट्स जो होती है दोस्तों वो कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स आपको देखने को मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए क्लाइंट इन लेबर हैज डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, विच एक्शन विल द नर्स टेक टू असिस्ट इन प्रिवेंटिंग द क्लाइंट फ्रॉम एक्सपीरियंस ए सिकलिंग क्राइसिस ड्यूरिंग लेबर। दोस्तों एग्जामिनर ने पूछा है कि एक पेशेंट है जो कि लेबर में है और उसको सिकल सेल एनीमिया हो गया है, तो नर्स लेबर के दौरान सिकल क्राइसिस को कैसे प्रिवेंट करेगी, या सिकल एनीमिया हुआ है उसके कारण जो पेशेंट में सिकल क्राइसिस की प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे अरेंज करेगी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगर सिकल सेल की बात करते हैं तो वो होता है दोस्तों नॉर्मल आरबीसी का टूट कर सिकलिंग आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। जो हमारी नॉर्मल सेल होती हैं दोस्तों वो टूटकर सिकल आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम सिकलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। और यह बॉडी में डिहाइड्रेशन और हाइपोक्सिया के कारण देखने को मिलती है दोस्तों। अगर हमारे पेशेंट में अगर हाइपोक्सिया या ज़्यादा डिहाइड्रेशन लेबर के दौरान हमें देखने को मिलता है तो दोस्तों उस कंडीशन में हम सिकलिंग एनीमिया की कंडीशन भी बोल सकते हैं। और नॉर्मल आरबीसी का जो पीरियड टाइम होता है दोस्तों वो होता है 120 दिन यानी 120 डेज। और अगर वो सेल जो नॉर्मल जो हमारी आरबीसी थी वो कर सिकलिंग सेल में कन्वर्ट हो जाती है तो उनका टाइम पीरियड रह जाता है दोस्तों 20 डेज। इसे ही हम सिकलिंग एनीमिया भी बोलते हैं दोस्तों। और अगर यहाँ बात करेंगे सिकलिंग क्राइसिस की तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, मैंने अभी आपको बताया कि इस कंडीशन में पेशेंट को डिहाइड्रेशन और हाइपोक्सिया होगा। तो हाइपोक्सिया वर्ड जहाँ पे आ गया दोस्तों वहाँ पर ऑक्सीजन कंपलसरी बन जाती है, एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 13 लेकर आएंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम अभी जो तुरंत में एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, आरआरबी और डॉक्टर आरएमएल का जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। और दोनों एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगी दोस्तों। कल्चर प्लेट इज डिस्पोज्ड इन विच BMW बैग। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कल्चर प्लेट मतलब वैसी कल्चर प्लेट नहीं दोस्तों, कई बार अगर आप सोच गए हो कल्चर प्लेट मतलब अगर किसी पेशेंट का हमें कल्चर लिया है, बायोप्सी ली है दोस्तों, कल्चर बायोप्सी कल्चर लिया है तो उसके जो वेस्ट होता है डिस्पोज होता है, जो बायो वेस्ट होता है उसको BMW यानी बायोमेडिकल वेस्ट पूछा है दोस्तों। यहाँ पर कौन से कंटेनर में डालोगे दोस्तों। और ये BMW आया कब था दोस्तों, 1998 में आया था दोस्तों, 1998 में ये BMW आया था दोस्तों। और अगर हम कल्चर की बात करेंगे आपको सभी को पता है वाइट कंटेनर में तो दोस्तों हम
नुकीली चीज़ें डालते हैं, नीडल वगैरह डालते हैं दोस्तों। और रेड में हम प्लास्टिक की चीज़ें डालते हैं। ब्लू में दोस्तों, ब्लू में हम क्या डालते हैं बताओ? ब्लू में हम डालते हैं दोस्तों, येलो की बात करते हैं, येलो में डालते हैं हम कल्चर यानी कटी फटी हुई चीज़ें, ठीक है। ब्लू में हम नुकीली चीज़ें डालते हैं दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, येलो बैग। तो चलिए हम कल क्लास नंबर 13 लेकर आएंगे आपके सामने। और इस क्लास को दोस्तों जितना ज़्यादा शेयर हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी आने वाले नर्सिंग ऑफिसर हैं बनने जो तैयारी कर रहे हैं, किसी को भी कोई समस्या ना रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।